Hey guys, welcome to the 35th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप यानी कि अपवर्ड मूवमेंट वाटर और मिनरल्स का कैसे होता है। एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, इन अ प्लांट फ्रॉम रूट टू शूट। ठीक है, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ना वाटर प्लस मिनरल्स का प्लांट में, उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। इस लेक्चर में हम समझेंगे मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है फ्रॉम रूट टू शूट एक प्लांट में। ठीक है, तो इसके लिए एसेंट ऑफ सैप को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसे कहते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पुल मॉडल। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जो कि दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। ठीक है, डिक्सन एंड जॉली ने ये मॉडल अच्छे से आपको या हमें, हम सबको मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को समझने में मदद करता है। It is a most accepted or universally accepted theory for explaining mechanism of ascent of sap. कौन सा मॉडल? कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। अकॉर्डिंग टू इट, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कुछ प्रॉपर्टीज है जो इन्वॉल्व होती है एसेंट ऑफ सैप के टाइम पे, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के टाइम पे, वाटर प्लस मिनरल्स के टाइम पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इन्वॉल्व होती है। क्या क्या है वो प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोहेजन, एडहेजन, सरफेस टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल, ये 4 प्रॉपर्टीज है जो हमें अच्छे से समझना है। तो हमें मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी, एसेंट ऑफ सैप जब होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स होता है, तो ये 4 प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है। तो चलो एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले बात करते हैं कोहेजन की। कोहेजन क्या है? देखो, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब जाइलम कॉलम से, जाइलम कॉलम, ठीक है, जाइलम कॉलम से जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऊपर की तरफ जाती है, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन बोल लो, एक फोर्स लगता है, उससे हम कहते हैं कोहेजन। कोहेजन एक ऐसा फोर्स है जो दो सेम मटेरियल में लग गया, सेम मॉलिक्यूल में लग गया, सेम सब्सटेंस में लग गया। जैसे अगर मेरे पास ये एक पेन है और एक मोबाइल है, इन दोनों के बीच में कोहेजन अट्रैक्शन नहीं हो सकता, म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये एक पेन है और ऐसा मैं एक और पेन ले आऊं, तो इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल होगा। दोनों पेन है, दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे हम कहेंगे कोहेजन। सेम मटेरियल होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कह रहे हैं कोहेजन। दो पेन के बीच में अगर आपस में एक फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहेंगे कोहेजन। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझो, या दो मोबाइल के बीच में, अगर एक और मोबाइल फोन ले आओ और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे कोहेजन। ठीक है, दो मोबाइल, दो सेम मटेरियल होना चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल सारे सेम ही, सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, एक फोर्स है, उसे आप कहोगे क्या? उससे आप कहोगे कोहेजन। ठीक है, एक बार माइक को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो कोहेजन क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कोहेजन जो है ये क्या करता है? हेल्प्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इन जाइलम एलिमेंट। जाइलम एलिमेंट जो हो गए ना, ट्रैकिड और वेसल, उन्हीं के थ्रू तो वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स लगाते हैं, कोहेजन। ठीक है, तो आपस में सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं, सबके आपस में एक फोर्स लग रहा होता है। तो एक, जब वाटर जा रहा होता है ना ऊपर, तो एक कंटिन्यूटी रहता है, एक फ्लो रहता है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टेड होते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं, फोर्स लग रहा होता है, कोहेशन। तो एक कंटिन्यूटी बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है वाटर का। ठीक है, वाटर कॉलम का जाइलम एलिमेंट्स में, यानी कि ट्रैकिड और वेसल्स में। ठीक है, तो एक कंटिन्यूटी बना के रखता है ये कोहेजन फोर्स, कि इनके बीच में लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ऑलराइट, बात करते हैं एडहेशन की। तो ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन जाइलम वॉल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड एडहेशन फोर्स। कोहेजन, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है हम कह रहे हैं कोहेजन।
वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम, जाइलम के थ्रू ही ना जाएंगे वाटर, अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स लगता है, उससे हम कहते हैं एडहेशन। ठीक है, कोहेजन किन के बीच में लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है कोहेजन, और वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस जाइलम वॉल, जाइलम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है एडहेशन। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफेस टेंशन और ट्रांसपीरेशन पुल की। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सरफेस टेंशन क्या है, ये कोहेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन जो है कोहेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। जहां कोहेशन फोर्स ज्यादा होगी वहां सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा, और जहां कोहेशन फोर्स कम होगी वहां सरफेस टेंशन भी कम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कोहेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। आप इसे ऐसे समझो, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than the water molecules in gas phase। जब वाटर मॉलिक्यूल्स गैस फेज में होती है ना, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, कोहेजन जो होता है, फोर्स जो लगता है वो कम लगता है, कंपेयर टू जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में होती है। तो कोहेजन जो होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में होती है। तो लिक्विड फेज में जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, अच्छा खासा कोहेशन फोर्स लगता है, तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ये लिक्विड फेज में होती है, क्योंकि लिक्विड फेज में कोहेजन ज्यादा लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ऐसे समझो, मेरा हाथ समझ लो, आजू बाजू वाटर है, वाटर मॉइस्चर, ये जो एयर है मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चराइज्ड मतलब ह्यूमिड एयर है, वाटर मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में है। तो मैं अगर ऐसे एयर में, इसमें भी तो छोटे छोटे समझ लो वाटर मॉलिक्यूल्स है गैस के फॉर्म में, तो मैं यू ऐसे हाथ करूंगा ना, तो मैं आराम से बिना किसी दिक्कत के हाथ को ऐसे झटके से ऐसे 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 कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जब मैं जाऊंगा लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज में जब वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, तो पानी में मैं हाथ को इतने ही तेजी से ऐसे ऐसे कर पाऊंगा क्या, नहीं, धीरे धीरे जो मैं हाथ हिला रहा था पानी में वो कम हो जाएगा, कंपेयर टू जब मैं हवा में ऐसे हाथ को अपना इधर उधर हिलाऊंगा तो अच्छे से हिलेगा, क्योंकि हवा में गैस फेज में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोहेजन कम है, सरफेस टेंशन कम है। लेकिन लिक्विड फेज में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेजन ज्यादा है, कोहेजन फोर्स ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन ज्यादा है। समझ रहे हो, तभी लिक्विड फेज में जब अपने हाथ को हम ऐसे इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाते लिक्विड में, पानी में। लेकिन वही हवा में जहाँ पे ह्यूमिड एयर है वहां पे अपना हाथ तुम ऐसे से तेजी से ऊपर नीचे मूव कर लोगे आजू बाजू। ठीक, तो आई होप आपको सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा, कोहेजन की ही एक प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के तरफ। ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर है, ये एक पुलिंग प्रेशर है, ठीक है, जो डेवलप होता है जाइलम में ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। ठीक है, ये एक पुलिंग प्रेशर है, पुलिंग प्रेशर को हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा के आया हूं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, याद करो, हाइड्रोस्टैटिक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। पुलिंग प्रेशर जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर होता है, और पुशिंग प्रेशर जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये एक नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, पुलिंग प्रेशर है जो डेवलप होता है जाइलम में ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ये देखो, ये हमारा एक स्टेम है, नीचे ये रूट है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेम पे एक पत्ता है, ठीक, इस पत्ते से धराधर वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। तो इस वाटर प्लांट में वाटर लॉस हो रहा है, तो प्लांट की अब वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, रूट। रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा धराधर, ठीक है। समझ लो ये पेन है ना मेरा, ये नीचे वाला रूट का हिस्सा है, टिप, और ऊपर स्टेम है, यहाँ पे एक लीफ है। तो लीफ से जितना ज्यादा वाटर का लॉस होगा उतना यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो एक यहाँ पे वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा, एक वाटर को पुल किया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को पुल किया जाएगा। तो वो पुल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है,
ट्रांसपिरेशन की वजह से जो कि लीफ से हो रहा है, एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, वाटर को पुल किया जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। ऑलराइट, वाटर मॉलिक्यूल्स को, रूट से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाटर को, तो एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ है। यही ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग प्रेशर है, वाटर को आप ऊपर की तरफ ला रहे हो। एक नेगेटिव प्रेशर है जो कि डेवलप होता है जाइलम में, जाइलम के थ्रू ही ना वाटर ऊपर मूव करेगा, ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जाइलम है, जाइलम के थ्रू वाटर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। ठीक है, एक मिनट, सर्दी हो गया ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम, पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे समझना है, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को डिटेल में फिगर के थ्रू समझेंगे। एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू हम पूरा मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप समझेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस फिगर को देखिए, घबराना नहीं, हर एक चीज समझाऊंगा मैं। पहले तो आप देखिए इस फिगर में, ये तो आपको लीफ दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आपका स्टेम है, ठीक है, स्टेम, ये हिस्सा, ठीक, ये हिस्सा आपका रूट है, और इस रूट से बाहर की तरफ एक रूट हेयर निकला है, रूट हेयर। ठीक है, जो वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो देखिए यहाँ पे, ये आपका स्टेम का जाइलम है, यहाँ तक पूरा स्टेम का जाइलम, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये पूरा, ये जाइलम है आपका। ठीक, और ये 2 वॉल है जाइलम के, एक ये वॉल, एक ये वॉल, ऐसे समझो ना, ये आपका पूरा जाइलम है अंदर में। ठीक है, तो ये एक वॉल है और ये एक वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रूट का जाइलम है और ये आपका रूट हेयर है। ऑलराइट, ये जो लीफ है, यहाँ लीफ का ये जो वेन है, आपको वेन दिख रहा है। ठीक है, लीफ का जो वेन है, बहुत सारे वेन होते हैं, लीफ के वेन में भी जाइलम होता है, आपको ये भी पता होगा, लीफ के वेन में भी जाइलम होता है। ऑलराइट, तो लीफ का जाइलम हम उसे कहते हैं, लीफ के वेन में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया। और यहाँ से रूट हेयर के थ्रू ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनका एब्जॉर्प्शन चल रहा है, और यहाँ पे ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका एक जाइलम वॉल है, ये और ये दोनों। चलो अब देखो, प्लांट में मैंने आपको पढ़ाया था, प्लांट के एरियल पार्ट से, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है। 3 तरह का ट्रांसपिरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। मैंने कहा था सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा से, तो हमने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने पूरा लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, याद करो, हमने कहा था स्टोमेटा से जो वाटर लॉस है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इतनी बातें आपको याद है? ठीक, तो ये हमारा लीफ है। चलो, लीफ में देखो, ये रहे हमारे वेन्स। लीफ के वेन्स कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं? देखो, इनका जो एंड हो रहा है कहाँ पे? लीफ के एज पे जाके, ये ओपन हो रहे हैं। लीफ के वेन कहाँ पे जाके ओपन हो रहे हैं? लीफ के एज पे जाके। जैसे ये मेरा हाथ एक लीफ है, तो लीफ का जो अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है, इसे तो हम कहेंगे इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, ठीक है, लीफ का सरफेस। और ये जो है, ये लीफ का एज है, इस एज पे जाके वेन्स जो है ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, और लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, नीचे वाले सरफेस पे भी कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है? वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और अच्छे से बोलूं तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अब देखिए, मैंने आपको अच्छे से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ाया था। मैंने कहा था स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर है। स्टोमेटा के जस्ट पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोस्टोमेटल कैविटी या सब स्टोमेटल कैविटी। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा याद। पहले तो पढ़ के रखे हो ना, मैं ये चीज पढ़ाया हूँ। ठीक, तो पुराने लेक्चर्स देख के रखना। ऑलराइट, तो स्टोमेटा के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोमेटल कैविटी,
और जब वाटर लॉस होता है ना ट्रांसपिरेशन के समय, तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी में बहुत सारे वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। हाइपोस्टोमेटल कैविटी जो कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, जस्ट बिहाइंड, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है स्टोमेटा के। तो जब वाटर लॉस होता है ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वो वाटर कहाँ का रहता है? वो वाटर हाइपोस्टोमेटल कैविटी का रहता है। तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी से जब वाटर ट्रांसपिरेशन हुआ, तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी से वाटर का लॉस हो गया। अब हाइपोस्टोमेटल कैविटी में वाटर की कमी आ गई, तो उसको पूरा कौन करता है? बोलो, लीफ में बहुत सारे मीजोफिल सेल होते हैं, हमारे मीजोफिल सेल है, ठीक है, मीजोफिल सेल, इनके अंदर वाटर होता है, ठीक है। ये जो मीजोफिल सेल है ना, ये क्या करते हैं? ये हाइपोस्टोमेटल कैविटी में वाटर भेज देते हैं, हाइपोस्टोमेटल कैविटी में वाटर भेज देते हैं, और फिर हाइपोस्टोमेटल कैविटी से वाटर का लॉस हो जाता है। तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी, यहाँ पे हाइपोस्टोमेटल कैविटी था, यहाँ से वाटर का लॉस हो गया, हमने कहा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब देखो, तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी में वाटर था, उसका लॉस हो गया, तो हाइपोस्टोमेटल कैविटी के वाटर की कमी को सेल्स ने पूरा कर दिया, लीफ में जो आजू बाजू सेल्स थे। अब उस लीफ के आजू बाजू सेल में भी तो वाटर का कमी आ गया, राइट, क्योंकि उस लीफ के जो सेल्स थे, उन्होंने तो अपना पानी हाइपोस्टोमेटल कैविटी में भेज दिया ना, और हाइपोस्टोमेटल कैविटी से वाटर लॉस हो गया। तो जो सेल्स है, उनके वाटर की कमी को कौन पूरा करता है? तो बोलो, ये जो वेन है ना, लीफ का जो वेन है, इसमें जो जाइलम है, वो करता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, दिखाता हूँ, रुको जूम करके दिखाता हूँ। देखो, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वेन में लीफ जाइलम है, ठीक है, जाइलम, वेन के अंदर जाइलम है, यहाँ से ये आ रहे हैं इन सेल्स के अंदर, ये जो सेल है हमारे, ये जो वाटर आया सेल के अंदर चला गया, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में चला गया, मीजोफिल सेल से ये पानी बाहर आया हाइपोस्टोमेटल कैविटी में, हाइपोस्टोमेटल कैविटी से ये फिर वाटर का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। हाइपोस्टोमेटल कैविटी जस्ट ऊपर माइन्यूट पोर्स है, जिसे हम कह रहे हैं स्टोमेटा, और वहां से वाटर का लॉस हो गया, ठीक। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, वो तो सर्दी हो गया यार, ठीक है, थोड़ा झेल लेना। तो देखो, कहाँ पे था मैं, फ्लो रुक गया ना, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोला, लीफ का जो जाइलम है ना, लीफ का जो वेन है, इसमें जाइलम है, लीफ का जो जाइलम है वो पानी दे दिया लीफ के सेल्स को, और लीफ के सेल्स फिर वही वाटर पहुंचाएंगे कहाँ? हाइपोस्टोमेटल कैविटी में, और हाइपोस्टोमेटल कैविटी से वाटर का लॉस हो जाएगा। तो लीफ के जो वेन्स थे, इसमें जो जाइलम था, लीफ का जो जाइलम, चलो उसे लीफ जाइलम कह देते हैं, ठीक है। वहां से वाटर चला गया लीफ के सेल में, तो अब जाइलम में कमी आ गई, लीफ का जो जाइलम था उसमें पानी की कमी आ गई, तो लीफ का जो जाइलम में पानी की कमी आई, उसको पूरा करता है स्टेम का जाइलम, स्टेम के जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो जाता है लीफ के जाइलम में, और स्टेम के जाइलम में जब पानी की कमी आती है, तो उसको पूरा करता है रूट का जाइलम, रूट का जाइलम। रूट के जाइलम में पानी कहां से आता है? बोलो, रूट हेयर से। रूट हेयर, आपको याद है ना, रूट हेयर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, और रूट हेयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, अरे वो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे याद है ना, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे से जो हमारा वाटर है वो एपिडर्मिस से जाता है रूट के जाइलम तक, और फिर रूट से जाइलम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर का, रूट के जाइलम से वो स्टेम के जाइलम में जाता है, स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में, लीफ के जाइलम से फिर वो वाटर का क्या हो जाता है, लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, वहां से वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो, ट्रांसपिरेशन रेट अगर आपने बढ़ा दिया, ट्रांसपिरेशन धराधर हो रहा है, ट्रांसपिरेशन धराधर हो रहा है, धराधर वाटर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से धराधर स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में पानी जाएगा, फिर स्टेम के जाइलम में पानी की कमी आएगी तो रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में पानी जाएगा, ठीक है। रूट के जाइलम में पानी की कमी आएगी तो रूट हेयर्स जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ा देंगे, रूट हेयर जो है वो धराधर वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, ताकि रूट के जाइलम में वाटर की कमी ना आए और रूट के जाइलम में हमेशा वाटर रहे, तो स्टेम के जाइलम में वो जाए, और स्टेम के जाइलम से फिर वो लीफ के जाइलम में जाए जो वेन्स है, और लीफ से फिर ट्रांसपिरेशन हो, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ाया तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ना। तो मैं कह सकता हूँ ट्रांसपिरेशन रेट, टीआर जो है, ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा एक प्लांट, उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब सुनो एक बात, क्या मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ट्रांसपिरेशन रेट एक प्लांट में बढ़ गया,
वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। मैंने कहा एक प्लांट है वो ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन में प्रेजेंट है जहां पे उस प्लांट को ट्रांसपिरेशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं कर रहा। ठीक है, लीफ से वाटर का लॉस नहीं हो रहा, तो क्या उस समय वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? मैंने तो कहा ट्रांसपिरेशन रेट जैसे बढ़ेगा वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर रहा, चलो ठीक है, उसको अभी जरूरत नहीं है ट्रांसपिरेशन करने की, तो क्या उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? होगा। अगर एक प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं कर रहा फिर भी उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा समझो। मिनरल्स आपको पता है वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर, उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। और जब मिनरल एब्जॉर्ब करता है ना, रूट हेयर के जो सेल है जब मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे तो उस समय एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। देखो ये एक रूट सेल है, रूट में प्रेजेंट एक सेल है। ठीक है, रूट सेल है एपिडर्मिस का। ऑलराइट, अब इस रूट सेल में प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा फिर भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे? देखो रूट सेल जो है इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, और इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर ना मिनरल्स पाए जाते हैं हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट। लेकिन प्लांट का भाई मन मर्जी है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है इसे और भी मिनरल्स चाहिए, तो और भी मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स ऑलरेडी हाई है तो प्लांट को एटीपी खर्च करना पड़ेगा और वो और भी मिनरल्स बाहर से ले लेगा। रूट सेल जो है, रूट सेल में ऑलरेडी मिनरल हाई है लेकिन प्लांट की रिक्वायरमेंट है इसे मिनरल और चाहिए, तो रूट सेल और मिनरल की एब्जॉर्प्शन करेगा, तब वो एटीपी खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के समय एटीपी खर्च होता है। तो यहाँ पे देखो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मिनरल अंदर आया, मिनरल्स की अमाउंट बढ़ गई सेल के अंदर। अब मिनरल आपको पता है सॉल्यूट की तरह काम करता है, ये चीज मैंने आपको बोला है, मिनरल अकेले भी सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो इस सेल में मिनरल्स की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई हो गई। अब किसी सेल में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो उस सेल का डीपीडी बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, डिमांड ऑफ वाटर बढ़ता है, उस सेल को और ज्यादा पानी चाहिए, तो ये सेल फिर क्या करेगा, पानी को भी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो ट्रांसपिरेशन हुआ तो उसके वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर दूसरा बार वाटर एब्जॉर्प्शन कब हुआ, जब मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए। ठीक, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, सॉल्यूट बढ़ गया तो डीपीडी बढ़ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया, और प्लांट का जो रूट सेल जो था उसका वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो अंदर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक मिनट, बार बार हो रहा है। क्या कर सकते हैं यार, मौसम ही खराब है, पढ़ाना तो पड़ेगा, लेक्चर छोड़ नहीं सकते, तुम लोग का अब एग्जाम भी आने वाला है नीट का। देखो तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर जा रहा है रूट के जाइलम पे, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, स्टेम के जाइलम में से फिर वो लीफ में जा रहा है, लीफ से वो वाटर जो है ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन के वजह से वाटर का एक देखो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इससे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन के वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम में ऊपर की तरफ देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर के तरफ आ रहे हैं, ऊपर के तरफ आ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के वजह से। ठीक, समझ में आया ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? ट्रांसपिरेशन जब होता है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल है, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, फिर यहाँ से वो चला जाएगा लीफ के वेन्स में यानी कि लीफ के जाइलम में, और यहाँ से फिर वाटर का लॉस हो जाने वाला है हाइपोस्टोमेटल कैविटी से, स्टोमेटा से, थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन एक होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं कोहेजन, तो एक कंटिन्यूटी बना रहता है।
एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर गया, उसके साथ पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल भी चिपका हुआ है क्योंकि बीच में कोहेजन फोर्स लग रहा है। फिर ऐसे करके देखो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आपस में कोहेजन फोर्स लग रहा है, तो एक मॉलिक्यूल जब ऊपर उठ रहा है तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी अपने साथ ऊपर उठा रहा है, तो एक पुल लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं कोहेजन। समझ में आया कोहेजन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक फोर्स, जिसके कारण से यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक वाटर का फ्लो बना रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब देखो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि चलो ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ, कोहेजन की वजह से देखो कंटिन्यूटी बनी रही, वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ठीक है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ट्रांसपिरेशन प्लांट करना छोड़ दिया, प्लांट की ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, प्लांट ने बोला अब ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे। ट्रांसपिरेशन जैसे ही बंद हो गया तो आप बताओ क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये अभी भी यहाँ पे जाइलम के वॉल में रहेंगे या नीचे की तरफ चले जाएंगे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट बंद हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन क्रिएट पुल बंद हो जाएगा, तो बताओ क्या ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये नीचे की तरफ चले जाएंगे सारे के सारे, जाइलम वॉल में नहीं रहेंगे, जाइलम के अंदर नहीं रहेंगे? क्या होगा? बच्चा बोलेगा सर अब ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लग रहा क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही नहीं हो रहा, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ चले जाएंगे, गिर जाएंगे। अब फिर ऐसा नहीं होता, ट्रांसपिरेशन अगर रुक भी जाए ना तो भी वाटर मॉलिक्यूल आपको जाइलम में देखने को मिलेगा, जाइलम वॉल, क्योंकि जाइलम वॉल जो है ना, जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कह रहे हैं एडहेशन। देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो एक कंटिन्यूटी बना हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम फ्लो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ट्रांसपिरेशन रुक गया, ट्रांसपिरेशन पुल जो था वो खत्म हो गया, लेकिन कोहेजन और एडहेशन तो अभी भी है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी भी देखो, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं एडहेशन। ठीक है, एडहेशन क्या है? देखो ये जो जाइलम वॉल है और ये वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं एडहेशन। इसको आप ऐसे समझो, दो वॉल है और बीच में हमारा आप खड़े हो, ठीक है, आप अपने दोनों टांग इस तरीके से अड़ा के वॉल पे, कभी बचपन में किया है, दो दीवार के बीच में अपना टांग ऐसे लगा दी और ऊपर की तरफ उठ रहे, तो ये जो आपका पांव है और वॉल है इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, एडहेशन। ठीक है, समझ लो जैसे स्पाइडरमैन है, वो चढ़ता है दो दीवारों के बीच में से यू करके चढ़ जाता है, ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे एक एडहेशन फोर्स लग रहा है स्पाइडरमैन के पांव के बीच में और वॉल के बीच में। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, ये जाइलम वॉल में, जाइलम के अंदर, ये जो जाइलम कॉलम है आपका, इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपिरेशन हो रहा है नहीं, और ट्रांसपिरेशन बंद भी हो जाएगा ना, फिर भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक बार यहाँ आ गए तो फिर यहीं रहेंगे। ट्रांसपिरेशन बंद भी हो जाएगा ना तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि एक एडहेशन फोर्स भी लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच में। अच्छा, आप सोचोगे कि सर ये एडहेशन फोर्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच में क्यों लगता है? क्यों जाइलम के बीच में, जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये एडहेशन फोर्स लग रहा है? देखिए, जाइलम का जो वॉल है, जाइलम जो है पता पहले किससे बना है? ट्रैकिड और वेसल से। जाइलम के वॉल, इसमें कौन से सेल प्रेजेंट है? ट्रैकिड और वेसल्स। उसी के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। और आपको पता है ट्रैकिड और वेसल जो है वो डेड सेल है। ट्रैकिड और वेसल जो है उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है डेड होता है, क्योंकि ट्रैकिड और वेसल के अंदर लिग्निन और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया, सेल डेड है ट्रैकिड और वेसल। सेल वॉल है, सेल वॉल तो भाई सेल वॉल तो पहले से एक डेड बाउंड्री है। सेल वॉल फर्क नहीं पड़ता लिविंग या नॉन लिविंग, एक लिविंग सेल में भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगा, एक नॉन लिविंग सेल में भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो ऐसे भी डेड बाउंड्री है एक, और उस सेल वॉल डेड और परमिएबल बाउंड्री है। और सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। ठीक है, और ट्रैकिड और वेसल्स के जो सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। और ट्रैकिड और वेसल्स में किसका डिपोजिशन हो गया है? लिग्निन और पेक्टिन का। और आपको पता है लिग्निन, पेक्टिन, सेल्यूलोज ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, वाटर लविंग सब्सटेंस है। तो एक बार जाइलम के ट्रैकिड और वेसल के कांटेक्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर तो ट्रैकिड और वेसल जो है इनके अंदर प्रेजेंट लिग्निन, पेक्टिन और सेल्यूलोज उन वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं छोड़ता।
समझे, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में एक अच्छा खासा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं एडहेशन। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले, ट्रांसपीरेशन पुल ट्रांसपीरेशन की प्रॉपर्टी है। ट्रांसपीरेशन हुआ तभी ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हुआ और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हुआ। कोहेशन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है फोर्स। एडहेशन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एडहेशन जो है ये म्यूचुअल अट्रैक्शन किसके बीच में है, जाइलम के और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ट्रांसपीरेशन पुल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपीरेशन, कोहेजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एडहेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस व्हाट, जाइलम। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मैंने कहा ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का थ्रू जाइलम। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, जिसे हम कह रहे हैं कोहेजन फोर्स। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए आपको एयर स्पेस तो दिखने को नहीं मिलेगा, एयर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए, एक कंटिन्यूटी है, वाटर फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। जाइलम जो है ना, जाइलम, ठीक है, उसमें आपको जब वाटर अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम में, तो जाइलम में आपको एयर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, पूरा जाइलम पानी से भरा होता है। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एक फोर्स लग रहा है, कोहेशन, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो आपको एयर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, यहां तक कि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा एयर स्पेस, क्योंकि जाइलम वॉल में तो बहुत सारे वाटर लविंग सब्सटेंस है, जाइलम के ट्रैकिड और वेसल्स में, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने से एकदम चिपका के रखते हैं। ठीक, तो आपको एयर स्पेस एकदम नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। तो जब फ्लो होता है वाटर का जाइलम से, तो पूरा जाइलम वाटर से भरा होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का थ्रू जाइलम, तो मास में होता है, बल्क में होता है वाटर का फ्लो, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है सब्सटेंस का जब होगा तो वो बल्क में होगा। तो वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है बल्क में, मास में। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ते समय आपने एक और चीज पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो, क्या था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो देखो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना वाटर का, ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन, और कोहेजन और एडहेशन की वजह से देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एयर स्पेस नेग्लिजिबल है, मास में वाटर का फ्लो हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू जाइलम वाटर का, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। और ट्रांसपीरेशन जब होता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है इनका लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ना प्रेशर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो हम कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लीफ में, लीफ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लीफ में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कम होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीफ में। लेकिन अब जितना यहाँ से लॉस होगा उतना यहाँ से अब्जॉर्ब भी हो रहा है धराधर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे रूट में, रूट का जो जाइलम है, ठीक है, लीफ का जो जाइलम है वेन है यहाँ से, तो वाटर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा कम होगा। लेकिन रूट के जाइलम में तो धराधर रूट हेयर क्या कर रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है और वाटर को भेज रहा है रूट के जाइलम में। तो रूट के जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बढ़ रहा है, तो रूट के जाइलम में प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गजब का प्रेशर होगा। तो रूट का जो जाइलम है यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, जो जाइलम में, लीफ का जो जाइलम है जो वेन के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे हाई होता है। इसीलिए तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैंने कहा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि रूट के जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन लीफ जो है यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। ठीक है,
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट तो आया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि सर आपने कहा ट्रांसपिरेशन पुल के समय वाटर का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन आपने एरो नीचे की तरफ बना के रखा है। ट्रांसपिरेशन पुल का जो एरो है नीचे की तरफ बना के रखा है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ट्रांसपिरेशन पुल का एरो आपने नीचे की तरफ बनाया है। सर ऐसा क्यों, थोड़ा समझाइए। तो देखो, आप ऐसे समझो, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग प्रेशर है जो नीचे की तरफ लग रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा समझाइए। कुएं से कभी पानी निकालने गए हो? वेल से जब आप पानी निकालने जाओगे तो पहले क्या करना पड़ता है, बाल्टी को नीचे फेंकना पड़ता है। बाल्टी को नीचे फेंकोगे, ठीक है, एक पुलिंग प्रेशर जाएगा नीचे की तरफ, तभी तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, फिर टानोगे ना वाटर मॉलिक्यूल को। तो एक पुलिंग प्रेशर पहले नीचे की तरफ लगाओगे, और पुलिंग प्रेशर नीचे की तरफ लगता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये पुलिंग प्रेशर है, और पुलिंग प्रेशर नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, देखिए, पुलिंग प्रेशर लग किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पुलिंग फोर्स जो है, पुलिंग प्रेशर जो है कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं जब भी हम ट्रांसपिरेशन पुल को डिनोट करते हैं, तो इसे हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग प्रेशर है जो कि नीचे की तरफ लग रहा होता है, जिसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए जो ट्रांसपिरेशन पुल जो हमारा पुलिंग प्रेशर है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोला जाता है पुलिंग प्रेशर को। इसलिए तो ट्रांसपिरेशन पुल इज अ पुलिंग प्रेशर, अ नेगेटिव प्रेशर जो कि क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये एक ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अब सुनिए एक बात, ये जो कोहेजन है ना और एडहेशन है, कोहेजन जो है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गजब का फोर्स लग रहा है, गजब का फोर्स। ऊपर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है, इनके बीच में गजब का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एडहेशन जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गजब का फोर्स लग रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और वर्टिकली आपका लग रहा है क्या, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा है। अब देखो, ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, लेकिन नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसको नीचे की तरफ टान रहा है, ठीक, क्योंकि कोहेजन लग रहा है ना। और एडहेशन जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, तगड़ा वाला फोर्स एडहेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा पा रहे। तो ये जो क्या हो रहा है, देखो, ये जो कोहेजन और एडहेशन है ना, ये ट्रांसपिरेशन पुल को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ पानी को टानना चाहता है, लेकिन कोहेजन के वजह से नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर जाने ही नहीं देता, कोहेजन लग रहा है। जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ वाटर को टानना चाहता है। तो कोहेजन और एडहेशन जो है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल है ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला बोल रहा है नीचे आ, मेरे से चिपक, ठीक। तो कोहेजन और एडहेशन जो है ये ट्रांसपिरेशन पुल को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। कोहेजन फोर्स, एडहेशन फोर्स जो है ये ट्रांसपिरेशन पुल जो पुलिंग प्रेशर इसको रेजिस्ट करते हैं, मगर फिर भी पानी ऊपर की तरफ मूव होता है, क्योंकि याद रखना ट्रांसपिरेशन पुल एक ऐसा पुलिंग प्रेशर है जो कोहेजन और एडहेशन फोर्स से ज्यादा लगता है। कोहेजन और एडहेशन फोर्स से ज्यादा लगने वाला फोर्स है, ज्यादा अमाउंट में लगने वाला फोर्स है, ज्यादा अमाउंट में लगने वाला प्रेशर है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। कोहेजन और एडहेशन भले ही रेजिस्ट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर जाने में, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल को रेजिस्ट कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल को रेजिस्ट कर रहा है, बट फिर भी ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींच ही ले रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल जो पुलिंग प्रेशर है ना वो ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है कंपेयर टू कोहेजन एंड एडहेशन, ठीक। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ। कोहेजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। एडहेशन जो है वो जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली प्रॉपर्टी है। यहां पे आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ना है जो कि सिर्फ जाइलम की है। देखो, एडहेशन तो जाइलम प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल
प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ट्रांसपिरेशन पुल ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है जो कि जाइलम की है, ओनली जाइलम की। वो प्रॉपर्टी क्या है जो एसेंट ऑफ सैप के समय मदद करती है? चलो पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की जो कि जाइलम की प्रॉपर्टी है, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद करता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है कैपिलैरिटी। ये एक जाइलम की प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सुनिएगा। आपके पास एक बीकर है, बीकर में पानी है, ठीक है। आपने इस बीकर में दो पाइप को डुबोया। एक पाइप ए है जिसका डायमीटर वाइड है, चौड़ा मुंह वाला पाइप है, और एक बी है जो कि नैरो मुंह वाला पाइप है, नैरो है, पतला सा है, और एक चौड़ा सा है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि पाइप ए में ना, पाइप ए में जितना पानी बीकर में था उसी लेवल पे पाइप ए में भी पानी होगा। लेकिन पाइप बी जो जिसका डायमीटर नैरो है, जो कि नैरो है, उसमें वाटर का लेवल जो है थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, नैरो मुंह वाले पाइप में। इसे हम कहते हैं एक पाइप की कैपिलैरिटी। इस पाइप के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उस पाइप की कैपिलैरिटी, ठीक है। तो जो नैरो मुंह वाला पाइप था, राइट, उसमें आप देखोगे कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया है पाइप बी में, लेकिन ए में उतना ही वाटर का लेवल है जितना बीकर में था। तो इसे ही हम कहते हैं एक पाइप की कैपिलैरिटी। ये उस पाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पाइप की प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी। क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ द पाइप, ठीक है, जिसमें वाटर का राइज हो जा रहा है। ऑलराइट, ये पाइप की आप कह सकते हो प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो कि ये नैरो मुंह वाला पाइप था तो इसके अंदर वाटर का लेवल बढ़ गया, तो इसे हम कहते हैं इस पाइप की कैपिलैरिटी। ओके, जो पाइप की पॉसिबिलिटी होती है वाटर लेवल बढ़ जाने की, पाइप में जो पॉसिबिलिटी होती है वाटर लेवल बढ़ जाने की, उसी वो पाइप को हम कहते हैं उसकी कैपिलैरिटी। समझ रहे हो ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चौड़ा मुंह वाला था उसमें पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन नैरो मुंह वाले में जो पाइप था उसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो नैरो मुंह वाला पाइप है ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि वो वाटर का लेवल राइज हो गया, उसी को हम कहते हैं उस पाइप की कैपिलैरिटी, ठीक है। वो पाइप की एक प्रॉपर्टी है जो हम कहते हैं कैपिलैरिटी, वाटर लेवल राइज हो गया है। अब इसी को मैं जाइलम के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जाइलम का, ये देखो हमारा जाइलम वॉल है, ट्रांसवर्स सेक्शन है जाइलम का। अब जाइलम जो है वो किससे बना है? ट्रैकिड और वेसल से। तो इनिशियली तो ट्रैकिड और वेसल जो होते हैं, ठीक है, जो कि जाइलम वॉल को बनाते हैं, तो जाइलम का जो वॉल होता है ना वो वाइड होता है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है जाइलम के वॉल में डेपोजिशन हो जाने लगता है लिग्निन का, लिग्निफाइड हो जाता है, तो लिग्निन का, पेक्टिन का डेपोजिशन हो गया। तो जिसके कारण से ये जो प्रोटोप्लाज्म पहले जो चौड़ा था जाइलम वॉल का, वो अब नैरो हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। लिग्निफाइड हो गया, लिग्निन का डेपोजिशन हो गया, तो जाइलम वॉल का जो थिकनेस था वो बढ़ गया, जाइलम का थिकनेस बढ़ गया। और जो हमारा क्या कहते हैं इसको, डायमीटर जो है, डायमीटर बोल लो या फिर इससे अच्छा शब्द है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो था पहले वाइड था वो अब नैरो हो गया। तो बताओ अब इस जाइलम वॉल से पानी का जो फ्लो होगा, पानी का ऊपर अपवर्ड की तरफ जाने का जो पॉसिबिलिटी होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस जाइलम की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उसकी कैपिलैरिटी, ठीक है। जाइलम की ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। अब इसमें वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है अच्छे से होने वाला है, क्योंकि आपको पता है नैरो डायमीटर वाला जो पाइप था उसमें वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर गया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल कैपिलैरिटी। अब यही प्रॉपर्टी आपको जाइलम वॉल में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जाइलम वॉल में जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो जाइलम वॉल का थिकनेस बढ़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म नैरो हो जाता है, जिसके कारण से प्रोटोप्लाज्म नैरो हो गया तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट और अच्छे से होता है। तो हम कहते हैं जाइलम की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैपिलैरिटी। ये जाइलम की खुद की एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी, कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, वाटर मॉलिक्यूल्स और दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन, जो फोर्स है, कोहेजन है, तो कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी। एडहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लग रहा है। और कैपिलैरिटी ओनली जाइलम की एक अपनी प्रॉपर्टी है। और ये सारी प्रॉपर्टी मदद करती है एसेंट ऑफ सैप में, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो एसेंट ऑफ सैप
और मूवमेंट करा रहे हो वाटर का, लेकिन सैप का मतलब तो सर होता है वाटर प्लस मिनरल। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज और समझा दूं, देखिए मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन, देखो जब होता है रूट हेयर जब एब्जॉर्प्शन करता है ना वाटर का, तो वाटर के साथ साथ मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करता है, या फिर ये जो मिनरल्स है ना ये इंडिपेंडेंटली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है मिनरल्स का। तो ये मिनरल्स या तो अपने आप इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, रूट सेल जो है वो एटीपी का खर्च करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इंडिपेंडेंटली अकेले सिर्फ मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए, या फिर कई कभार जब वाटर एब्जॉर्ब होता है ना तो उसके साथ साथ प्लस मिनरल भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, अब ये जो वाटर और मिनरल्स है ठीक है, ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब, देखो मिनरल्स या तो वाटर के साथ होंगे या इंडिपेंडेंटली होंगे एब्जॉर्ब, लेकिन जब मूवमेंट होता है ना, अपवर्ड मूवमेंट होता है रूट से शूट, रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वाटर और मिनरल का एक साथ होता है। एब्जॉर्ब मिनरल भले ही वाटर के साथ हो या इंडिपेंडेंटली हो जाए, अपने आप सिर्फ अकेले मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, सेल जो है एटीपी को खर्च करता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन भले मिनरल्स का वाटर के साथ हो या इंडिपेंडेंटली हो, लेकिन जब इसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा रूट के जाइलम से शूट के जाइलम में, और फिर लीफ में जो वेन है, ठीक है, वहां पे लीफ के जो वेन है वहां पे जो जाइलम है वहां पे जब ये वाटर जाएगा तो वो मिनरल के साथ जाएगा, सॉरी जो मिनरल जाएगा वो वाटर के साथ जाएगा। मिनरल जब जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब होगा ना मिनरल का, तो वाटर के साथ होगा, वाटर प्लस मिनरल दोनों का, तो इसीलिए हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एब्जॉर्ब भले ये मिनरल इंडिपेंडेंटली हो या वाटर के साथ हो, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, तब वाटर और मिनरल्स का एक साथ होता है, तो इसलिए हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब कुछ सवाल करूंगा मैं तुमसे, फटाफट जवाब देना। क्या वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ ट्रांसपिरेशन के समय होगा? ट्रांसपिरेशन अगर रेट ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ ट्रांसपिरेशन के समय होगा? नहीं, ट्रांसपिरेशन के समय वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जब ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी होगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन रुक जाए, तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन भी रुक जाएगा? नहीं, तब भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। तब क्यों होगा? मिनरल के एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा रूट हेयर में, ठीक है, रूट सेल में, जिसके कारण से सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगा सेल का, तो वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन के समय ज्यादा हो गया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। ट्रांसपिरेशन बंद हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन बंद हो गया? नहीं, ट्रांसपिरेशन बंद हो गया फिर भी वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऑलराइट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप पढ़ा, लंबा लेक्चर हो गया, बहुत चीजें आपको अच्छी अच्छी सीखने को मिली। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।